एक लड़का जिसका कभी भी पढ़ने में मन नहीं रहा, कभी भी उसे पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी उसके पिता ने जैसे तैसे करके उसे डॉक्टर बना दिया था। दोस्तों, ज़्यादा घर वालों के दबाव के कारण उस लड़के की मानसिक स्थिति जो होती है वो सही नहीं रह पाती है। जब मानसिक स्थिति सही नहीं होती है तो उस लड़के के सर पर एक भूत सवार होता है। भूत क्या सवार होता है कि बारी बारी से वो अपनी माँ को इस दुनिया से दूर भेजता है और उसके सामने टकटकी लगाए हुए बैठा रहता है और देखता है कि माँ के शरीर से उसकी आत्मा निकलती है या नहीं निकलती। इसी तरह से वो घर के 4 सदस्यों पर टकटकी लगाता है और उनके साथ वो सब कुछ करता है। शायद वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा था और ये देखने के लिए कि आत्मा शरीर से कैसे अलग हो सकती है, कैसे अलग होती है, ये सब कुछ देखने के लिए वो अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ ऐसा कुछ करता है कि जब ये खबर पूरे भारत देश में फैलती है तो यहाँ पर लोग संग रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बच्चों पर पढ़ाई का ज़्यादा प्रभाव कैसा होता है और बच्चों पर ज़्यादा दबाव डालने का असर क्या होता है। क्या सच में ही वो देख पाएगा कि उसके माँ बाप के अंदर से कैसे आत्मा निकलती है? हल्का हल्का आपने महसूस कर लिया होगा और एहसास कर लिया होगा। आपको आज एक ऐसे ज्ञान के बारे में बोध कराएंगे जो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, बच्चे हमें पढ़ाने हैं, लिखाने हैं, आगे पहुंचाने हैं और एक ऐसी नींव उनकी रखनी है जो वो हमारे बाद बहुत अच्छे से रहें। और ये कोई हम नया काम नहीं कर रहे हैं, हमारे दादा परदादा ने हमारे माँ बाप के लिए किया, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया और हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारी वो शिक्षाएं कभी किसी के लिए सजा बन जाएं, ऐसा भी दबाव मत डालिए अपने बच्चों पर। और क्या आज एक लड़के को जो MBBS लड़का है, क्या उसे आत्मा का बोध होगा? क्या उसे आत्मा मिल पाएगी? क्या वो अपनी ही बहन की आत्मा से रूबरू हो पाएगा? क्या किया था उसने कि जो अपनी बहन की आत्मा को बाहर निकाल दिया था? क्या ये सब कुछ पूरा मामला क्या होता है? दोस्तों, आपको ज्ञान और अज्ञानता के बारे में थोड़ा सा बोध कराएंगे। हमारे दादाजी एक बात बहुत अच्छे से कहा करते थे, मेरे पापा भी ये बात कहते हैं। कभी आपको अपने पापा से मिलाऊंगी। मेरे पापा बहुत सारी चीज़ों में बहुत ध्यान रखते हैं। मेरे पापा कहा करते हैं कि बेटा, या तो इंसान को पूरा ज्ञान होना चाहिए या इंसान को ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। जो ये बीच का ज्ञान है ना, ये इंसान को बुद्धिजीवी या कहते हैं ना कि इंसान की मानसिक हालत को ठीक नहीं रखता। अब आप सोच रहे होंगे कि आधा ज्ञान और पूरा ज्ञान, क्या बात कर रही हो? आधा ज्ञान तो ये होता है जो ज्ञान होता ही नहीं है, वो बेबहरा इंसान होता है, उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। हमें बोध नहीं है कि आत्माएं क्या होती हैं, भूत क्या होते हैं, डर क्या होता है, भय क्या होता है, भगवान क्या होता है, रिश्तेदार क्या होते हैं, संबंध क्या होते हैं, नाता क्या होता है। यानी वो इंसान इस मोह माया से दूर रहता है। पूरा ज्ञान जब इंसान को हो जाता है तो वो इंसान मौन हो जाता है। तो यानी दोनों परिस्थितियों में बातें एक जैसी हैं, लेकिन इनके जो कहते हैं ना कि रिजल्ट जो निकलेगा, इनका मतलब जो निकलेगा वो बिल्कुल अलग और विपरीत होगा। क्योंकि और जो बीच वाला ज्ञान होता है, हमें आधी चीज पता है। अब जैसे मुझे ये पता है कि भाई शरीर से आत्मा निकलती है। अब आत्मा को तो मुझे पता है, लेकिन वो एक भगवान का तरीका है ना निकालने का, उसे मैं तो नहीं निकाल सकती। अगर मैं ऐसा सब कुछ करती तो शायद मैं अपने शरीर को बिस्तर पर लिटाकर लो जाने कहाँ कहाँ कर जाती। मतलब मेरे हाथ में अगर होता, भगवान करते हैं जो कुछ करते हैं और उनके ही हाथ में होता है। जब वो हमारा समय तय करते हैं तभी हमारे साथ ये सब कुछ होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो आधा बोध जिस तरह से इस लड़के को हुआ, आधा बोध हुआ, इसने रिसर्च की। यहाँ पर ये जो क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन धर्म से आता है, इसने जो कुछ किया था ना कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तभी तो आप लोगों से कहती हूँ, प्रकृति के बीच में, पंच तत्वों के बीच में मृत्यु लोक जो हमारा है, इसमें अगर हम खलल डालेंगे, प्रकृति को अगर हम आज नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, इसकी हमें भरपाई करनी होगी। अच्छा, बार बार लोग एक एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि भाई फलानी जगह सरकार ये काम नहीं कर पा रही है, पानी भरा हुआ है। मेरे भाइयों, हमारे पास पानी नहीं भरा हुआ है, हम पानी के रास्ते में आ रहे हैं।
आपने कभी तो पढ़ा होगा, सुना होगा, हमारी पृथ्वी पर 3% पानी है और 1% जमीन है। ये तो आपने देखा होगा। उसी तरह से हमारे शरीर में 70% पानी होता है। पानी से ही हमारा शरीर चलता है। फलों में भी यही देखा जाता है। हम बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और ये सारी चीजें आप बखूबी जानते हैं, लेकिन जानबूझकर हम अनजान बन जाते हैं। तो चलिए आपको एक ऐसा ही बोध कराते हैं और ऐसी ही चीज आपके सामने रखते हैं। इस चीज को बिल्कुल भी उलट मत लेना। एक इंसान, संकी इंसान, जिसको साइको भी कह सकते हैं, जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उसके बारे में आपको क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ लिख कर मानसिक हालत जिसकी खराब होती है ना, वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा समझदार और बहुत सुलझा हुआ देखने में लगता है, लेकिन वो सुलझा हुआ होता नहीं है। क्या आप इस दर्द भरी, दुख भरी और डर भरी कहानी के लिए तैयार हैं? तो चलिए इस कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है केरल प्रदेश का एक शहर लगता है, तिरुवनंतपुरम शहर होता है। यहाँ पर एक इलाका होता है नाथन कोड। इलाके में एक परिवार रहता है। परिवार में कुल 4 सदस्य थे, पति, पत्नी और बेटी और बेटा। पति यहाँ पर जिसका नाम राजा यंगमन होता है, जो कि प्रोफेसर होते हैं, और इनके पत्नी होती है जिसका नाम जिनसल पद्मा होता है, और यहाँ पर इनकी एक बेटी होती है जो कैरोलिन होती है, और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम केडल होता है, केडल जिनसन होता है। मतलब क्रिश्चियन ये परिवार होता है, और परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ये दोनों बहन भाई जो होते हैं, केडल और कैरोलिन, ये पढ़ने में ठीक ठाक थे, लेकिन केडल जो होता है, यानी इस घर का जो बेटा होता है, वो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब पिता प्रोफेसर थे, बेटे की जिंदगी बनानी थी, तो बेटे के ऊपर कई बार कई चीजों का दबाव डाला जाता है। बहन भाई जब पढ़ाई करते हैं तो बहन का पहले नंबर आता है, और बहन ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त करने के लिए ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जाती है। पिता बेटे को ताने मारता है, देखो तुम्हारी बहन कितनी होशियार है, तुम्हारी बहन को कितना कुछ आता है और तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम मेरा नाम डुबाओगे, तुम मुझे बदनाम कराओगे कि देखो एक प्रोफेसर का बेटा पढ़ा लिखा नहीं होता है। जब इतनी सारी बातें एक बेटा सुनता है तो वो अपने दिमाग पर दबाव डालता है, और हद से ज्यादा दबाव डालने के कारण वो इतने मार्क्स प्राप्त करता है कि जिससे वो भी ये डिग्री प्राप्त करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा सके। दोस्तों मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं इधर उधर मतलब कुछ ऐसी बातें करूंगी तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा ना। अब यही सब कुछ होता है। तो यहाँ पर ये सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दूर से इस परिवार को देखें तो इस परिवार के जितना सुख शायद आपको किसी के भी परिवार में नजर नहीं आएगा, लेकिन हमें किसी परिवार के भीतर की बातें बिल्कुल भी मालूम नहीं होती हैं। बेटे के दिमाग पर कुछ असर पड़ने लगा था पिता की बातों का, और उन बातों का इस कदर असर होगा ये किसी को भी मालूमात नहीं था। बहन ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर यानी डॉक्टरी की डिग्री हासिल करके घर वापस आ जाती है। अब यहाँ पर जो ये लड़का होता है, जो केडल होता है, इसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है। अब इसके दिमाग पर पहले ही दबाव पड़ा हुआ था। जब वहां पर ये डॉक्टरी की पढ़ाई करता है और वहां पर शरीरों को देखता है जो मृत पड़े हुए होते हैं, तो इसे लगता है कि इनकी जान कहाँ चली गई, इनके शरीर हलते ढुलते क्यों नहीं हैं, देखने में तो ये जीवित लग रहे हैं। मतलब दिमाग में एक जिज्ञासावश एक प्रश्न उत्पन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दिमाग से बहुत ज्यादा वीक था, हमेशा ये एक चीज की रट लगाता था। अब ये अपने बड़े प्रोफेसर यानी अपने से बड़े डॉक्टर जहां पर कोर्स कर रहा था, जो इससे बड़े डॉक्टर हैं, जो इनको सिखाया करते थे, तो यहाँ पर केडल कहता है कि सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आत्मा शरीर से बाहर कैसे निकलती है। अब ये डॉक्टर हैरान हो जाता है, और इस सवाल ने डॉक्टर को भी विचलित कर दिया था, क्योंकि इतना बड़ा करियर उनका था, आज तक उन्होंने किसी ने भी ऐसा सवाल नहीं किया था। दोस्तों यहाँ पर केडल ने सभी को हैरान और परेशान कर दिया था। ये जैसे तैसे करके वहां पर पढ़ाई करता है, लेकिन वहीं पर ये बाइबल और बहुत सारी चीजों में घुस जाता है, यानी गूगल पर सर्च करने लगता है कि शरीर से आत्मा कैसे निकलती है, क्या कुछ इसकी क्रिया होती है, कैसे क्या होता है। अब इसे आधा अधूरा ज्ञान था, कहीं से भी पूरा ज्ञान नहीं लेता है। जल्दी जल्दी में ये सब कुछ करता है और कभी भी किसी बात पर ध्यान नहीं देता है। मतलब इसका ध्यान इन सारी बातों से अलग उल झूल बातों में रहा करता, और हमेशा यही सवाल ये सबसे किया करता।
अब बेटा जब ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आता है, डॉक्टरी की डिग्री लेकर जब बेटा आया था, जिस बेटे को भेजा था वो बेटा बिल्कुल नहीं था, ये बेटा बदल चुका था। इसके हाव भाव बिल्कुल बदल चुके थे। और यहाँ पर जो पद्मा इसकी माँ होती है वो बेटे को देखकर हैरान हो जाती है कि बेटा हमने तो तू ऐसा नहीं भेजा था, तुम्हारी हालत तो मुझे ठीक नहीं लग रही है। माँ को आभास हो चुका था कि बेटे की मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करके भारत वापस लौटा था। दोस्तों घर में ये सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन प्रोफेसर जो पेशे से होता है राजा यंगमन, वो इन बातों को नहीं मानता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, विदेश में रहा है तभी तुम्हें बेटा बदला बदला लग रहा है। लेकिन माँ नहीं मानती है। माँ कहीं ना कहीं भांप लेती है उन सारी चीजों को, और माँ उस बेटे को जिसके आगे डॉक्टर लग चुका था, उस बेटे को लेकर एक दिमागी डॉक्टर के पास जाती है। वहां से कहती है कि मेरे बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि ये बेटा माँ से भी यही सवाल किया करता था, क्या माँ तुम्हारी नानी, जब हमारी नानी गुजरी थी, क्या आपने देखा था नानी के अंदर से आत्मा कैसे निकली थी, दादा के अंदर से आत्मा कैसे निकली थी। मतलब इसकी दिमाग की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उल्टी सीधी इसकी दिमाग की हालत होती है। और माँ ने बिल्कुल सटीक समझा था। वहां पर डॉक्टर इसको दवाई देते हैं, लेकिन एक डॉक्टर को कोई डॉक्टर क्या दवाई दे, वो दवाइयों को लेता ही नहीं है, शोध करता रहता है। कौन सी डॉक्टरी, वो कहीं पर कुछ भी नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पर MBBS की डिग्री जब आप प्राप्त करोगे तो भारत में भी आपको एक टेस्ट देना होगा, उसमें जब आप सफल हो जाओगे तब आपको ये डिग्री प्राप्त होती है। सोचकर देखो, जिसकी दिमाग की हालत हिली हुई थी उसने यहाँ पर वो डिग्री भी प्राप्त कर ली थी, और ये बिल्कुल पक्का MBBS डॉक्टर बन चुका था। अब केवल कार्य करना था, ट्रेनिंग करनी थी और ये सारी चीजें करनी थी। दोस्तों यहाँ पर माँ जैसे ही सब कुछ जानती है तो बेटे की हालत, बेटा पूरी रात भर सोता नहीं था, पूरी रात भर लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन सभी के सामने बैठा हुआ इन सारी चीज़ों को देखता रहता है, क्योंकि ये बातें एक रिश्तेदार ने कही हैं। वो 2-4 दिन उनके घर रहकर गई थी। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है, और वक्त निकलने के साथ साथ बेटे की हालत और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। यहाँ पर घर वालों को भी अंदाजा नहीं था कि बेटा ऐसा कुछ करेगा। दोस्तों 9 अप्रैल 2017 सुबह 11 बजे की बात होती है। ये जो खुशहाल परिवार आपको नजर आ रहा था, इस खुशहाल परिवार के घर में बहुत तेज आग लगी हुई थी और घर से धुएं निकल रहे थे। तुरंत मौके पर पुलिस वहां पर आती है। पुलिस जब वहां पर आती है और पुलिस उस आग को बुझाने में कामयाब हो जाती है, तो पुलिस को बहुत हैरानी भरी बातें लगती हैं, क्योंकि जब आग बुझाने के बाद वो अंदर का नजारा देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन कांप जाती है। क्योंकि अंदर जो वो देखते हैं, अंदर यहाँ पर कई बॉडी पार्ट पड़े हुए थे टुकड़ों में, और बहुत भयानक नजारा था। इस नज़ारे को देखकर रूह कांप जाए कमजोर दिल वाले की। यहाँ पर पुलिस सभी के शवों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और वहां पर उनका पोस्टमार्टम होना शुरू हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर तहकीकात होती है तो पता चलता है कि इस घर में 4 सदस्यों के साथ किसी ने बर्बरता बरती है, जिनमें से एक तो यहाँ पर केडल के पिता होते हैं ए राजा यंगम, जो प्रोफेसर रिटायर थे, उनके साथ हुआ था। यहाँ पर दूसरी इस लड़के की जो डॉक्टर है, इसकी माँ होती है, जिसका नाम यहाँ पर जिनसल पद्मा होता है। तीसरी इस डॉक्टर की MBBS बहन जो कैरोलिन होती है, उसकी भी किसी ने बुरी तरह से हालत इस तरह से की थी कि उसका शरीर पहचान में भी नहीं आ रहा था। चौथी सदस्य कौन होती है, सभी अंदाजा लगा रहे थे कि इस घर का लड़का है, लेकिन इनकी ये एक रिश्तेदार होती है जिसका नाम ललिता होती है, जिसकी उम्र 70 साल होती है। उसके साथ भी किसी ने यही सब कुछ किया था। अब बात थी कि घर का जो डॉक्टर बेटा है वो कहाँ पर है। दोस्तों तहकीकात चलती है और उस डॉक्टर बेटे के फोन को, यानी कि उसकी जो कहते हैं लोकेशन होती है, उसके जरिए 24 घंटे में पुलिस इस बेटे को ढूंढ कर निकालती है। जब इस बेटे को पकड़ा जाता है, जो डॉक्टर केडल होता है, केडल को जब पुलिस पकड़ती है तो केडल बहुत हंसी खुशी पुलिस को नजर आता है। पुलिस को लगता है कि शायद इसको अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं पता। जैसे ही पुलिस केडल के सामने सारी सच्चाई रखती है तो केडल हंसकर इन बातों का जवाब देता है, और पुलिस को एहसास हो चुका था कि हो ना हो सब कुछ इसी ने किया है। दोस्तों केडल हंस हंस कर जवाब दे रहा था। अब जो आगे की कहानी केडल सुनाएगा वो काफी दर्द भरी है, काफी दुख भरी है,
और बहुत ही झंझोर कर रख देने वाली है। पुलिस जब केडल से पूछताछ करती है, 24 घंटे में इस पूरी चीज को सॉल्व करने का पुलिस ने एक पूरा पक्का निर्णय ले लिया था। केडल हंसता हुआ कहता है कि हाँ, अपनी माँ को मैंने ही मारा है, अपने पिता को मैंने ही इस दुनिया से दूर किया है, अपनी बहन को भी और उस रिश्तेदार को भी जो हमारे घर पर ठहरी हुई थी। यहाँ पर पुलिस कहती है कि क्यों भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? तो ये हंसता हुआ और यहाँ पर अपने मुंह को टेढ़ा सा ऐसे करता है, अजीब सा, और कान में उंगली देते हुए कहता है कि मुझे देखना था कि शरीर से आत्मा कैसे दूर होती है, क्योंकि मैंने पूरी पढ़ाइयाँ कर ली थी, लेकिन कहीं पर भी इस प्रश्न का सवाल मुझे नहीं मिला था। दोस्तों, पुलिस समझ जाती है और इससे जब पूछताछ करते हैं तो ये कहानी बयां करता है। कहता है कि मेरी माँ मुझे दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर जाती है, वहां से मैं उन दवाइयों को नहीं खाता हूँ। अब मुझे मेरे सवाल रात को भी सोने नहीं देते हैं। मैंने क्या किया? मैंने पहले अपनी माँ से शुरुआत की। घर का दरवाजा फेरा, माँ अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। मैंने माँ को आवाज लगाया, माँ पीछे मुड़कर देखती है और मैं अपनी माँ के सिर पर एक भारी सामान से वार करता हूँ। मेरी माँ कहती है कि बेटा, क्या तुझे इसी पल के लिए पढ़ाया था? तू क्या कर रहा है? वो अपने होठों पर उंगली रखकर कहता है कि माँ चुप हो जाओ, तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा निकलेगी और मैं उसे देखूंगा कैसी है तुम्हारी आत्मा। और एक अजीब सी सरसराहट में वो ऐसे करके चुप करके कहता है और माँ की आंखों से आंसू निकलते हैं। घर में जो 70 साल की ललिता थी, जो इनकी रिश्तेदार थी, वो इस हलचल को देखकर, वो महिला सर में चोट लगने के कारण जमीन पर पड़ी हुई बिलबिला रही थी, तड़प रही थी। ललिता कहती है, जो बुजुर्ग थी, 70 साल उसकी उम्र होती है, बेटा तुम क्या कर रहे हो? केडल तुम क्या कर रहे हो? केडल कहता है, जैसे ही वो आवाज लगाती है, केडल पीछे मुड़कर देखता है, कहता है चुप हो जाओ वरना तुम्हारी भी यही हालत करूंगा। मैं आत्मा को शरीर से निकलते हुए देखना चाहता हूँ। इतनी देर में ही जो वो माँ है करीबन 20 मिनट तड़पती है और उसके बाद उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर केडल समझता है कि जब इस बुढ़िया ने मुझे आवाज लगाई उस वक्त मेरी माँ की, उसी वक्त उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अब अगली बारी बुढ़िया की होती है। दोस्तों, 70 साल की ललिता के साथ भी वो यही करता है और यही करने के बाद 70 साल की ललिता के साथ भी यही सब कुछ करने के बाद उसकी भी आत्मा नजर नहीं आती है। घर पर बहन आती है, दरवाजा खोलकर सीधा अंदर आती है, दरवाजा खुला हुआ होता है। बहन के साथ भी यही सब कुछ किया जाता है क्योंकि आत्मा को देखना था। आखिर में जब पिता आते हैं तो पिता के साथ भी यही किया जाता है, लेकिन इस डॉक्टर को कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता है, कोई भी आत्मा इसको दिखाई नहीं देती है और यहाँ पर ये हताश हो जाता है। एक हल्के से होठ को बाहर निकालकर कहता है कि मेरी जो ये रिसर्च थी ये कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद ये अपने परिवार को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर अच्छा सा लजीज खाना बनाता है और उनके पास ही बैठकर उस खाने को कंप्लीट करता है 3 दिन तक। यानी इसने ये जो सब कुछ किया था 9 अप्रैल से पहले करता है। अब 3 दिन तक ये उन सभी के सबों के साथ रहता है। रहते रहते नहाता है, खाना बनाता है। अब जब उनमें से बदबू उठने लगती है तो दोस्तों यहाँ पर ये पेट्रोल मंगाता है और एक तेजधार हथियार होता है। सभी के बॉडी पार्ट अलग किए जाते हैं और इसके बाद ये पूरे घर में आग लगाकर यहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद पुलिस समझ चुकी थी कि ये पूरा मामला क्या है। दोस्तों, यहाँ पर एक अज्ञानता ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। एक पिता के बेटे पर ज्यादा रोक टोकने और दबाव डालने ने एक बेटे की मानसिक हालत को हिलाकर रख दिया था। कई टेस्टों में पता चलता है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन लोगों का कहना है कि जब वो ऑनलाइन, क्योंकि वो पढ़ा लिखा मानसिक रोगी था। आपने कभी भी देखा होगा जो व्यक्ति पढ़ा लिखा मानसिक रोगी होता है वो बहुत ज्यादा समझदार दिखता है, लगता है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो एक अनपढ़ कहते हैं कि मानसिक रोगी से ज्यादा घातक होता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीजें मालूम होती हैं। तो एक डॉक्टर ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया और प्रकृति के साथ अगर आप भी खिलवाड़ करोगे तो बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। जितना आप उससे ले रहे हो ना, उतना आपको उसे देना भी पड़ेगा। दोस्तों, इस डॉक्टर को अब भी सलाखों के पीछे रखा जा रहा है। लोग कहते हैं ये पागल नहीं है, लेकिन रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती है। इसको इसकी करने का फल तो चलो भगवान देंगे, लेकिन आप सोचिए एक पिता से क्या गलती हुई थी।
आप सोचिए आपके ताहने आपको कहां तक ले जा सकते हैं, किसी के मानसिक रूप को हिला सकते हैं। कहते हैं जिनकी मानसिक हालत ठीक नहीं होती, क्या वो भगवान को जाने क्या किसी चीज को जाने, वो जिस चीज की रट लगाने लगते हैं उनके लिए वही चीज सबसे बड़ी होती है। कभी भी आपने किसी मानसिक रोगी को देखा होगा, अगर वो पानी की रट लगाता है तो वो पानी ही पानी करने लगता है। तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी किसी धर्म से या किसी जाति से जोड़ने की कोशिश मत करना। और यहाँ पर आपको एक और चीज बता दूं, आत्मा आपको कैसे नजर आ जाएगी? आप तुच्छ प्राणी हो, क्या आपके कर्म इतने अच्छे हैं जो आपको आत्मा नजर आ जाएगी? अरे वो तो एक इतनी बड़ी ऊर्जा का स्रोत है जो जहां से आती है वहां पर जाने में बहुत वक्त लगता है, आने में टाइम नहीं लगता। कहते हैं ना कि किसी ठिकाने पर जब हम जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है वहां पर जाने में, लेकिन जब वहां से हम आते हैं तो रास्ते का पता ही नहीं चलता। कुछ इस तरह से ही आत्माओं का मिलन और दूरी होती है। इस बात को आपको समझना होगा और अपने बच्चों पर ज्यादा दबाव नहीं डालना होगा, क्योंकि मेरा परिवार है और मैं हमेशा अपने परिवार के लिए एक अच्छा काम करना चाहती हूँ, एक अच्छी चीज उनके सामने रखना चाहती हूँ। दोस्तों 100% सच्ची घटना है। इस घटना के बारे में जितना भी जानती हूँ इतना ही जानती हूँ कि एक गलत शिक्षा और एक गलत दबाव और एक कहते हैं ना कि हमारे बच्चे का मन है यहाँ पर कुछ और करने का, और हम दबाव डालते हैं कि भाई नहीं तुम्हें तो एक डॉक्टर बनना है, नहीं तुम्हें तो टीचर ही बनना है। अरे जब उसका मन ही नहीं है तो वो टीचर कैसे बन जाएगा? कैसे बन जाएगा भाई? ये ताज्जुब भरी बात है। तो आप इससे कितना वाकिफ हो, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और इस घटना से सीख लेना कि कभी भी अपने बच्चों पर बेवजह ज्यादा दबाव मत डालना, क्योंकि वो आपको मुसीबत में लाकर खड़ा कर सकता है। किसी भी चीज को हम बिगाड़ते हैं ना तो वो हमें ही दुख देती है, बाहर वालों को बहुत कम दुख देती है। कोई कभी हद पे चढ़ता है, ऐसे मानसिक रोगी घर से ही पैदा होते हैं। घर वालों के गलत व्यवहार और गलत बोलचाल से ऐसे मानसिक रोगी उत्पन्न होते हैं जो पढ़ लिख कर भी शायद कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आप इस स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हो? दोस्तों कहते हैं कि आत्मा एक ऐसी चीज है जिसके बारे में व्याख्या नहीं की जाती। शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है जो यहीं पर रह जाना है, इसको कोई साथ नहीं ले जा सकता। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने रखी, आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। क्या मैं अब आप लोगों से विदा ले सकती हूँ? दोस्तों यहाँ पर एक बात बहुत खटक रही है। हमारे परिवार के जो सबसे बड़े सदस्य थे, मेरे बड़े भाई डॉक्टर सुरेश सोनी, मिष्टी सोनी, हिमांशु सोनी, कोई भी उनका जवाब नहीं है। पता नहीं कहाँ पर हैं और क्यों नहीं है। श्रद्धा शर्मा, आपने भी कोई जवाब नहीं दिया है। तो आप लोगों से मुझे बहुत उम्मीद है, जरूर मेरे भाई मुझे रिप्लाई जरूर देंगे। अब मैं अपने पूरे परिवार से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बच्चों पर लाड और दुलार कीजिए, वो भी इतना जितने वो हकदार हैं। कैसी लगी राय जरूर रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।